हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुजरात में आज चक्रवात विपर्जय का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका असर तेज होता जा रहा। महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्र में हलचल तेज हो गई है, लहरें उफान मार रही है। आज शाम विपर्जय तूफान के आज शाम 4 बजे कच्छ तट से गुजरने का अनुमान है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में चक्रवात के असर से भारी नुकसान हो सकता है। वहीं मुंबई में भी चक्रवात के असर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। इस कानून को राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने लागू किया था। इस कानून को रद्द करने के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्ताव लेकर आएगी। कर्नाटक विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई है। हमने 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को रद्द करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि कहा जा रहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचेगी। अगर दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के वोट काटेगी तो एक साथ आने का क्या मतलब है। बिहार में एनडीए में शामिल हो रहे दलों को एडजस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बुधवार को बैठक हुई थी। दरअसल 2024 चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ा है और अब जीतन राम मांझी भी इससे निकल आए हैं। खबर है कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए बीजेपी ने इंटरनल कोटा फिक्स कर दिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित ज्ञान बिल्डिंग में आग लग गई है। इस इमारत में कई कोचिंग सेंटर है। इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई है। छात्रों ने खिड़कियां को कूदकर अपनी जान बचाई है। इस दौरान 4 छात्रों को घायल होने की भी खबर है। अभी अगर आग काबू पा लिया गया है। घायल छात्रों को अस्पताल पहुँचाया गया है। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों को विचार मांगे हैं। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार इसके जरिए विफलताओं से ध्यान भटकाना और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप देना चाहती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी को विश्वास में लेने की जरूरत है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने गुरुवार को कई बड़े फैसले किए हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी शासन काल में लाए गए धर्मांतरण रोकथाम कानून के निरस्त करने का फैसला किया है। साथ ही केवी हेडगेवार से जुड़ा चैप्टर कर्नाटक के पाठ्यक्रम से बाहर करने के फैसले पर भी मुहर लगी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के विदर्भ में अपनी पार्टी के पहले कार्यकाल का उद्घाटन आज नागपुर में किया है। केसीआर की भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विदर्भ के लिए बीआरएस सदस्यों ने नागपुर कार्यालय के उद्घाटन में केसीआर की उपस्थिति के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहीद सैनिकों के लिए शांति मिशन द्वारा एक मेमोरियल वॉल बनाने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए एक प्रस्ताव को अपनाया गया है और इस पहल का समर्थन करने वाले देशों को पीएम ने धन्यवाद दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ नाटक का मंचन करने को लेकर विवाद पर एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज राजद्रोह की प्राथमिकी बुधवार को रद्द कर दिया है। उस न्यायालय की धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति हेमंत चंद्र गौदर ने बदिर स्थित शाहीन स्कूल के प्रबंधन के 4 लोगों के खिलाफ वर्ष 2020 में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश पारित किया है। करोड़ों प्रशंसकों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए एशिया क्रिकेट काउंसिल ने आधिकारिक रूप से एशिया कप के हार्डवेयर मॉडल को स्वीकार करते हुए टूर्नामेंट के आयोजन पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। टूर्नामेंट पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, को ISECG द्वारा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एशिया में नंबर 1 और विश्व स्तर पर शीर्ष 10 कंपनियों से स्थान दिया गया है। बता दें कि EGL अदानी समूह की सहायक कंपनी है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों द्वारा होने वाले महापंचायत के मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 244 रुपये गिराकर 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,062 रुपये हो गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एस जोसेफ ने अपने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले गुरुवार को 2 फैसले सुनाए हैं। न्यायमूर्ति जोसेफ ने शुक्रवार को रिटायर होने वाले को 19 मई को सुप्रीम कोर्ट और वकीलों के निकाय की ओर से गर्मजोशी से विदाई दी गई थी। उस दिन गर्मियों की छुट्टियों के लिए शीर्ष अदालत के बंद होने से पहले अंतिम कार्य दिवस था। न्यायमूर्ति जोसेफ ने न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना के साथ गुरुवार को 2 फैसले सुनाए हैं, जिनमें से एक कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें पीठ ने फैसला सुनाया है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पर भी लागू होता है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर आगजनी और गोलीबारी की खबरें आई है। इम्फाल पूर्वी के चौंकाने वाले इलाकों उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि अभी तक किसी के तहत की खबर नहीं है। एक महिला के घायल को हल्की चोटें आने की खबर है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। सेना के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वैश्विक स्तर पर इस सदी की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बढ़ती जनसंख्या है। जनसंख्या के बढ़ने से कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो चुकी है। साल 2100 तक आबादी 10.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। भारत 3 महीने पहले ही मार्च में चीन को पछाड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। रूस से सस्ते कच्चे तेल की पहली खेप 11 जून को कराची बंदरगाह पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके बारे में जानकारी देते हुए खासी जाहिर की थी। पाकिस्तान में जारी महंगाई और तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच यह राहत की बड़ी खबर है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस से इसी तरह आगे भी तेल की आपूर्ति होती रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म डेविल मुस्तफा को लेकर बड़ा फैसला किया है। फिल्म को टैक्स में छूट दी जाएगी। कर्नाटक हुकूमत ने कन्नड़ फिल्म डेविल मुस्तफा को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। यह फिल्म मशहूर लेखक पूर्णचंद्र तेजस्वी की एक लघु कहानी पर बनाई गई है। अगले महीने के पहले हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने इस मामले में जानकारी दी है। बताया गया कि पार्टी के संगठन में भी उसके बाद बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें इस साल के शुरुआत में ही चल रही है। कभी कहा गया कि जनवरी महीने में ये हो सकता है। फिर ये बताया गया कि संसद के बजट सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह फैसला कर सकते हैं। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी गुरुवार को कम कर दी है। इससे आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे खाने के तेल के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले महीने खुद को दिवालिया घोषित करने वाली बजट एयरलाइंस गो फास्ट इसी महीने अपनी सर्विस फिर शुरू कर सकती है। कंपनी की ओर से संकेत दिए गए कि वह अपने 90% से ज्यादा शेड्यूल फ्लाइट्स के महीने की आखिर तक दोबारा चालू करेगी। उत्तर प्रदेश के फार्मा के क्षेत्र में हब बनाने के प्रयास में जुटी योगी सरकार जल्द ही कम्युनिस्ट इंडस्ट्री पॉलिसी तय लेकर आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर हाल ही में एक बैठक में 2018 के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा की है। वर्ष 2018 में नए फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लाई गई थी। देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक सेहत दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। केंद्र सरकार की यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है।